दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर 13 मई को हुए मारपीट केस में पीड़ित आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट आ गई, जिसमें स्वाति मालीवाल के शरीर पर चोट के निशान पाए गए। एम्स में 3 घंटे तक चली जांच के बाद मेडिको लीगल रिपोर्ट में 2 तस्वीरों के साथ स्वाति की आंख के पास और पैर पर चोट के निशान का जिक्र किया गया। मेडिको लीगल रिपोर्ट के मुताबिक उनके बाएं पैर में चोट के साथ दाहिनी आंख के नीचे गाल पर भी चोट के निशान मिले। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने 16 मई को रात करीब 11 बजे स्वाति मालीवाल का एम्स में मेडिकल करवाया था, जबकि उस दिन रात 9:30 बजे स्वाति की शिकायत पर विभव कुमार के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने शिकायत दर्ज की थी। आरोप है कि केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने 13 मई को स्वाति के साथ बदसलूकी और मारपीट की थी। वहीं स्वाति की मेडिको लीगल रिपोर्ट आने के कुछ घंटे के भीतर दिल्ली पुलिस की एक टीम अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर पहुंची और स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस आरोपी विभव कुमार को सिविल लाइंस थाने लेकर आई, जहां उनके पीछे पीछे राघव चड्ढा भी पहुंचे। हालांकि उन्होंने पत्रकारों से बात नहीं की और अपनी गाड़ी घुमाकर वहां से निकल गए। राघव जी क्या सर विभव आ गया क्या राघव जी? इसके बाद सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन के बाहर जमकर हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता और वकील वहां पहुंच गए, जिन्होंने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। मॉर्निंग में हमने मेल भेज दिया था कि हम कोऑपरेट करने के लिए रेडी हैं। मोबाइल नंबर, ईमेल, एड्रेस कि मैं घर पे हूँ, तीनों चीज़ें बता दी गई थी। तो भागने का कोई सवाल ही नहीं है कि यहाँ पर है। अब हमें अंदर नहीं जाने दे रहे, सिचुएशन पता नहीं है। विभव कुमार को शायद पहले से यकीन हो चला था कि उन्हें किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है, लिहाजा उन्होंने सुबह करीब 10 बजे दिल्ली पुलिस को मेल कर जांच में सहयोग करने की बात कही। यही नहीं, अपने मेल में स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी विभव कुमार ने लिखा था कि मीडिया के माध्यम से पता लगा कि एफआईआर हुई है। अभी तक मुझे कोई नोटिस नहीं दिया गया। मेरी शिकायत पर भी दिल्ली पुलिस संज्ञान ले। पिछले 15-20 मिनट से खड़े पुलिस वाले बदतमीजी कर रहे हैं। जिस तरीके से विभव को यहाँ पर लेकर आए हैं, अभी तक लीगल रिकोर्स के तरीके से उनको 41 का एक नोटिस देना चाहिए था, जो अभी तक नोटिस सर्व नहीं किया गया है। इस दौरान सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में आरोपी विभव कुमार से पुलिस ने पूछताछ की, जबकि पुलिस स्टेशन के बाहर आम आदमी पार्टी के नेता उनकी गिरफ्तारी का विरोध करते नजर आए। गिरफ्तारी गलत हुई है। हम मिलने के लिए आए हैं। अब नहीं मिलने दिया तो जाएगा वापस। हालांकि राष्ट्रीय महिला आयोग ने विभव की गिरफ्तारी को जायज ठहराया। यही नहीं, एनसीडब्ल्यू चीफ रेखा शर्मा ने सीएम अरविंद केजरीवाल को भी आड़े हाथों लिया। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट की सच्चाई जानने के लिए पुलिस ने एक तरफ जहां विभव कुमार से पूछताछ की, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम हाउस में लगे सीसीटीवी के फुटेज भी खंगाले। तो इसी बीच स्वाति मालीवाल से कथित मारपीट वाले दिन यानी 13 मई का एक नया वीडियो भी सामने आया। इस वायरल वीडियो में स्वाति मालीवाल सीएम आवास से बाहर निकलती नजर आई। पुलिसकर्मी स्वाति को बाहर ले जाते हुए दिखे। यही नहीं, जब वो बाहर आई तो एक महिला पुलिसकर्मी ने उनको पकड़ रखा था। वीडियो में स्वाति मालीवाल उस महिला पुलिसकर्मी से अपना हाथ झटकती नजर आई। गौरतलब है कि इससे पहले भी स्वाति मालीवाल का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वो सीएम हाउस के अंदर बैठी नजर आई थी। यही नहीं, इस दौरान वहां मौजूद पुलिसकर्मियों से उनकी बहस भी हुई थी। लोकसभा चुनाव के बीच स्वाति मालीवाल की कथित पिटाई का मामला सियासत का एपिसेंटर बनता नजर आया। बीजेपी और आम आदमी पार्टी इस मामले में एक दूसरे पर जुबानी हमले करती दिखी। बीजेपी ने जहां केजरीवाल की पार्टी पर एक महिला के अपमान का आरोप लगाया, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने स्वाति मालीवाल के आरोपों को झूठ का पुलिंदा बताया। महिलाओं के साथ जो महिला सम्मान के ऊपर जो आपने जिस तरीके से कुठाराघात किया है और आपके घर में हुआ है, और इस पार्टी का कल्चर क्या है? कभी चीफ सेक्रेटरी घर में पिटता है, कभी महिला पिट रही है। ये कल्चर क्या है? विभव कुमार के लिए अपशब्द बोलती हुई नजर आ रही हैं। कपड़े उनके ठीक ठाक दिख रहे हैं, आराम से सोफे पे बैठी हैं और कमांड कर रही हैं। विक्टिम नहीं लग रही हैं, हड़का रही हैं। ऐसा लगता नहीं कि वो जो बात कह रही हैं अपनी एफआईआर में, वो घटना उनके साथ हुई। यही नहीं, इस मामले में बीजेपी पर साजिश रचने के आरोप लगाने वाली आम आदमी पार्टी एक बार फिर हमलावर दिखी, तो बीजेपी ने भी उससे चुभते हुए सवाल पूछे। वो चुप रहते हैं। अगर ये बात बीजेपी ने रची है तो तुम माइक इधर से उधर क्यों खिसका रहे थे? बीजेपी ने रची है,
जो अखिलेश यादव के समय जो उन्होंने पूछा गया लखनऊ में, हाँ, तो एक बार माइक बाएं खिसकाया, फिर एक बार दाएं खिसकाया, और चेहरा देखिए आपकी। वे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता उनके संपर्क में नहीं है। मैं चुनौती देता हूँ, उनके पास सारी की सारी एजेंसी हैं, उनके जितने भी व्हाट्सएप कॉल्स हैं, फेस टाइम कॉल्स हैं, देख लें। मैं कह रहा हूँ कि वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के उनके संपर्क में हैं। और बीजेपी की ओर से जारी हमलों के बीच आखिरकार अरविंद केजरीवाल ने भी इस मामले में अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने अपने पीए विभव कुमार की गिरफ्तारी को बीजेपी की साजिश बताया। साथ ही रविवार को बीजेपी हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन का ऐलान किया। आज मेरे पीए को जेल में डाल दिया। अब ये कह रहे हैं राघव चड्ढा अभी लंदन से लौटे हैं, कह रहे हैं राघव चड्ढा को भी जेल में डालेंगे। थोड़े दिन में कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज को भी जेल में डालेंगे, आतिशी को भी जेल में डालेंगे। मैं ये सोच रहा था कि ये हम सब लोगों को जेल में क्यों डालना चाहते हैं, हमारा कसूर क्या है। हमारा कसूर ये है कि हमने दिल्ली के अंदर गरीब बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया, सरकारी स्कूल शानदार बनाए, ये नहीं बना सकते, इसलिए ये सरकारी स्कूल दिल्ली के रोकना चाहते हैं। स्वाति मालीवाल के आरोपों पर अरविंद केजरीवाल ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, तो वहीं आम आदमी पार्टी स्वाति के आरोपों को झूठा बताते हुए पूरी तरह विभव कुमार के बचाव में उतर आई और इस मामले में अपना रुख साफ करने के साथ आरोप लगाया कि स्वाति मालीवाल बीजेपी का मोहरा है। इस षड्यंत्र का इरादा था अरविंद केजरीवाल जी पर झूठे आरोप लगाना। स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का चेहरा थी, स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का मोहरा थी। लेकिन आम आदमी पार्टी की सहयोगी कांग्रेस इस मामले से पल्ला झाड़ती नजर आई। कांग्रेस ने स्वाति मालीवाल से मारपीट को गंभीर मामला बताते हुए जांच की बात कही। किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो मंत्री हो या मंत्री का सांत्री हो, ये अधिकार तो नहीं है कोई महिला पे अत्याचार करे। कहीं भी किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार की कोई घटना सामने आए, कांग्रेस पार्टी उस महिला के साथ खड़ी है और कानूनी प्रक्रिया चलनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, तथ्यों को सबके सामने आना चाहिए। कांग्रेस नेताओं के बयानों से साफ है कि वो इस मामले में आम आदमी पार्टी के स्टैंड का समर्थन नहीं करना चाहते। लेकिन सवाल यह है कि आपके साथ गठबंधन में रहने के बावजूद कांग्रेस स्वाति मालीवाल के मामले से दूरी क्यों बना रही है। जानकारों की माने तो ये मुद्दा महिला सुरक्षा से जुड़ा है, लिहाजा कांग्रेस इस मुद्दे को गंवाना नहीं चाहती। लोकसभा चुनाव में वो नुकसान से बचने के लिए इस मामले में आम आदमी पार्टी के स्टैंड से दूरी बना रही है। कांग्रेस को डर है कि अगर वो आम आदमी पार्टी का समर्थन करती है तो बीजेपी के निशाने पर आ जाएगी। बीजेपी बिना वक्त गवाए कांग्रेस के लड़की हूं, लड़ सकती हूं वाले नारे को आधार बनाकर हमलावर हो जाएगी। बहुत मुमकिन है कि कांग्रेस ने इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी से दूरी इसलिए भी बनाई हो क्योंकि दोनों पार्टियों के शीर्ष नेताओं के संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। इसका सबूत यह है कि अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी ने अभी तक एक साथ कोई रैली नहीं की और न ही मंच साझा किया है। यही नहीं, आम आदमी पार्टी से हाथ मिलाने की वजह से दिल्ली में अरविंदर लवली समेत कई नेता कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। कांग्रेस को डर है कि अगर इस मुद्दे पर भी उसने केजरीवाल की पार्टी का समर्थन किया तो कांग्रेस के दूसरे नेता विरोध कर सकते हैं। इस सब के अलावा मालीवाल के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के स्टैंड से अलग राय रखने की एक वजह यह भी हो सकती है कि कांग्रेस ना चाहती हो कि वो इस पूरे घटनाक्रम में आम आदमी पार्टी की पिछलग्गू और मजबूर दिखे। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं प्रधानमंत्री मोदी की रैली में, जहां वो जनता को संबोधित कर रहे हैं। घुसपैठियों के लिए आंसू बहाते हैं, लेकिन जिनके साथ 1947 में जुल्म हुआ उनको हिकारत की नजर से देखते हैं। साथियों, तुष्टीकरण की जीत में ये लोग पूरे देश को सांप्रदायिकता की भेंट चलाना चाहते हैं। बाबा साहब आंबेडकर धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ थे, लेकिन ये खुलेआम कह रहे हैं एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण धर्म के आधार पर बांट देंगे। साथियों, राम मंदिर को लेकर भी इनका रवैया आज पूरा देश देख रहा है। अब ये लोग अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटना चाहते हैं। ये खुल करके कह रहे हैं आर्टिकल 370 वापस लाएंगे। ये खुलकर कह रहे हैं कि भारत के हमारे परमाणु हथियारों को खत्म कर देंगे। क्या ऐसे खतरनाक गठबंधन को आप एक भी वोट मिलना चाहिए क्या? साथियों, 25 मई को जब आप वोट डालने घर से निकलिएगा तो विकसित भारत का लक्ष्य याद रखिए।
आपको पूर्वी दिल्ली से श्री हर्ष मल्होत्रा जी, उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी जी और चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल जी को रिकॉर्ड वोटों से विजयी बनाना है। और मेरा आप सबसे आग्रह है, पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीओके के भारत में विलय की तारीख तय कर दी है। महाराष्ट्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि अगले 6 महीनों में पीओके भारत का हिस्सा होगा और जो पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं, ये उन्हें करारा जवाब होगा। योगी ने भी कहा कि अगर पाकिस्तान उनको भी फ्री राशन मिलता, लेकिन वहाँ 1 किलो आटे के लिए भी लड़ाई हो रही है और पाकिस्तान को पीओके बचाना भी मुश्किल हो रहा है। आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने दीजिए, अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। योगी ने इस दौरान यूपी के माफिया राज पर चलाए गए बुलडोजर का भी जिक्र किया। देखो, पहले जो बड़े बड़े माफिया वहां पर सत्ता का संचालन करते थे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे, वहां के विकास के बैरियर बने हुए थे, हमने बुलडोजर चला करके एक झटके में उनकी सफाई कर दी है। योगी ने कहा कि यूपी में अब ना तो दंगे होते हैं और ना ही कोई सड़क पर नमाज पढ़ता है। सीएम योगी ने 26 नवंबर 2008 में हुए मुंबई हमले का भी जिक्र किया। महाराष्ट्र के पालघर और धुले के बाद योगी आदित्यनाथ मुंबई के कुर्ला पहुंचे, जहां उन्होंने दावा किया कि अब कोई मुंबई पर हमला नहीं कर सकता, क्योंकि बीजेपी सरकार ने आतंकवाद पर लगाम लगा दी, जो कांग्रेस के समय में नहीं हो पाया। मुंबई की उत्तर मध्य लोकसभा सीट पर बीजेपी ने इस बार पूनम महाजन की जगह वकील उज्जवल निकम को मैदान में उतारा है, जिन्होंने आतंकी कसाब को सजा दिलाई थी। जिस मजबूती के साथ उज्जवल निकम ने उस समय इस लड़ाई को लड़ा था, आज हम सबके सामने है। दोबारा मुंबई पे कोई आतंकी हमला करने का तो साहस नहीं कर पाया है। उत्तर मध्य मुंबई सीट में कुर्ला के इलाके में मुस्लिमों की आबादी अधिक है, जिन पर पकड़ बनाने की कोशिश में बीजेपी जुटी है। वहीं इलाके के लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई। किसका कहें कि पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा है? ऐसा तो कुछ नहीं, सब देखो, जब चुनाव में मोड़ रहता है तो सब लोग आते जाते रहते हैं, तो अपने को भी मालूम नहीं पड़ता है ना, क्योंकि जब चुनाव के टाइम पे सब लोग आते हैं, सब दिखा दे कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं करके। माहौल चल रहा है, आप बताएं। गरीबी है, महंगाई है, बेरोजगारी, ये सब पे ज्यादा ध्यान दें तो बेटर रहेगा। पिछले 2 बार से बीजेपी ने इस सीट पर जीत दर्ज की, लेकिन इस बार मुकाबला कड़ा होने की उम्मीद जताई जा रही है। और 5वें चरण के तहत 20 मई को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार आज थम गया। प्रचार के आखिरी दिन प्रियंका गांधी ने अमेठी और रायबरेली में ताकत झोंक दी और भीषण गर्मी में जमकर चुनाव प्रचार किया। प्रियंका गांधी ने अमेठी के जायस में रोड शो किया। इस दौरान प्रियंका गांधी एक खुली गाड़ी में सवार होकर लोगों के बीच निकली और अमेठी की जनता से कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा के लिए वोट मांगती नजर आई। अगर बात करें तो गठबंधन से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं वो भी इस रोड शो में मौजूद है और यहाँ पर आपको जबरदस्त भीड़ दिखाई देगी। प्रियंका गांधी ने भयंकर धूप में निकलकर चुनाव प्रचार किया तो वहाँ समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। अमेठी में 20 मई को वोट डाले जाएंगे और सबसे खास बात यह है कि स्मृति ईरानी यहां से चुनाव लड़ रही हैं और यही वजह है कि कांग्रेस ने अमेठी को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। क्योंकि अमेठी सीट अब बीजेपी के लिए साख का सवाल बन गई है, इसलिए अमेठी में अपनी जीत दोहराने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी पूरा जोर लगाया। और अमेठी में आखिरी दिन धुआंधार चुनाव प्रचार हुआ। स्मृति ईरानी के चुनाव प्रचार को धार देने के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह अमेठी में मौजूद रहे और उन्होंने रोड शो करके स्मृति ईरानी के पक्ष में पूरा माहौल बनाया। अमित शाह के रोड शो की जो तस्वीरें सामने आई, उसमें वहां भारी भीड़ दिखाई दी। सड़कों पर समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा तो घर की छतों से भी लोगों ने हाथ हिलाकर गृह मंत्री अमित शाह का अभिवादन किया। अमेठी में इस बार कांटे की टक्कर मानी जा रही है। राहुल गांधी भले ही अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि किशोरी लाल शर्मा बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं और यहां तगड़ी फाइट देखने को मिल सकती है।
तो वहीं रायबरेली में प्रियंका गांधी ने मंदिर में पूजा अर्चना की। पहले प्रियंका गांधी का रायबरेली में रोड शो होना था जो कैंसिल हो गया, लेकिन रोड शो कैंसिल होने के बावजूद प्रियंका ने रायबरेली की जनता का पूरा ध्यान खींचा। और रोड शो कैंसिल होने के बाद प्रियंका गांधी रायबरेली में मनसा देवी मंदिर पहुंच गईं। उन्होंने यहां विधि विधान से पूजा अर्चना की और मां मनसा देवी की आरती उतारी। प्रियंका गांधी ने मंदिर में नारियल फोड़ा और अपने भाई राहुल गांधी के लिए जीत की कामना की। इस दौरान मंदिर में मौजूद कई महिलाओं ने प्रियंका गांधी को माला पहनाई, जिसके बाद प्रियंका ने उनके साथ फोटो खिंचवाई और मंदिर से निकल गई। सिख समुदाय को भी प्रियंका गांधी ने साधने की कोशिश की और गुरुद्वारा पहुंचकर प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया। और ममता बनर्जी के एक बयान पर अधीर रंजन चौधरी ने टिप्पणी की तो पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने उन्हें अनुशासन का पाठ पढ़ा दिया। ममता ने INDIA गठबंधन को बाहर से समर्थन देने का दावा किया था, जिस पर अधीर रंजन चौधरी ने तंज कसते हुए कहा कि वो ममता पर भरोसा नहीं करते और आगे वो बीजेपी के साथ भी जा सकती हैं। इस बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सख्त टिप्पणी करते हुए साफ किया कि पार्टी में फैसले लेने का काम अधीर रंजन का नहीं है और जो भी अनुशासनहीनता करेगा उसको बाहर कर दिया जाएगा। अधीर चौधरी निर्णय लेने वाले नहीं, निर्णय लेने वाले हम हैं। कांग्रेस पार्टी है, हाईकमांड है, इसीलिए वो हम जो निर्णय लेंगे वही सही होगा। खड़गे ने ये दावा भी किया कि ममता बनर्जी INDIA गठबंधन के साथ हैं। रिसेंटली और एक स्टेटमेंट उनका आया है कि अगर सरकार बनती है तो सरकार में हम शामिल हो जाएंगे, तो नेचुरली वो गठबंधन के साथ है, ये स्पष्ट है। खड़गे ने इस दौरान INDIA गठबंधन की सरकार बनने का दावा भी किया। कल हमने आपको गाजियाबाद की खबर दिखाई थी जहां बड़ी बड़ी कंपनियों के एक्सपायर्ड प्रोडक्ट गोदाम में रखे हुए थे, और आज हम आपको दिल्ली की खबर दिखाएंगे जहां एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश हुआ है जो एक्सपायर्ड फूड और ब्यूटी प्रोडक्ट को खरीदता था और फिर उनकी तारीख बदलकर उन्हें बेचते थे। साफ शब्दों में कहें तो आरोपी खराब हो चुके फूड और ब्यूटी प्रोडक्ट की असली डेट मिटाकर उन्हें बाजार में बेच रहे थे, जिनके इस्तेमाल से आपकी तबीयत बिगड़नी तय है। हम आपको इस काले कारनामे का पूरा सच दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले वहां से आया एक वीडियो आपको दिखाते हैं जिसे देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे आपके हेल्थ के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे थे। जरा सोचिए कि अगर आपने और आपके परिवार ने ये खराब हो चुके एक्सपायरी डेट वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया होता तो आपके और आपके बच्चों के स्वास्थ्य पर कितना बुरा असर पड़ता। हो सकता है कि आपको अस्पताल तक जाना पड़ता। हालांकि दिल्ली क्राइम ब्रांच और साइबर सेल की मुस्तैदी के चलते आरोपी पकड़े गए और सारा सामान भी जब्त कर लिया गया। वो मशीन है जिसके जरिए ये काम राजधानी दिल्ली में किया जाता था। उन तमाम प्रोडक्ट को दिल्ली NCR में सप्लायर के थ्रू छोटे छोटे दुकानदारों को बेचा जाता था, यानी एक्सपायरी डेट के जो प्रोडक्ट है वो बेचे जाते थे। ये धंधेबाज सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे NCR में एक्सपायरी डेट वाला सामान बेच रहे थे, जिसका सुराग मिलते ही दिल्ली क्राइम ब्रांच एक्शन में आई और एक साथ कई ठिकानों पर धावा बोल दिया। दिल्ली क्राइम ब्रांच और साइबर सेल ने सबसे पहले शास्त्री नगर के मोती बाग में एक गोदाम पर छापा मारा, जहां से ढेर सारे खराब ब्यूटी प्रोडक्ट मिले। गोदाम से बॉडी परफ्यूम बनाने वाली एक बड़ी और फेमस कंपनी के 20 बॉक्स बॉडी स्प्रे परफ्यूम मिले। वहीं खराब हो चुके शैम्पू के 9 बड़े बॉक्स भी मिले। इसके अलावा पॉकेट पे रखने वाले छोटे परफ्यूम के 4 बॉक्स मिले और चेहरे पर लगाने वाली क्रीम के 1568 से ज्यादा स्टिकर और बैक कवर मिले। हमने एक टीम का गठन किया। उस टीम ने पहले मोतीबाग एक एरिया है शास्त्री नगर में, वहाँ पर रेड की तो एक गोडाउन हमने पकड़ा। उस गोडाउन में तकरीबन 200 कार्टन हम लोगों ने बरामद किए और साथ में प्रिंटिंग का जो सामान था, लेज़र मशीन थी, बाकी सब मटेरियल था, वो हम लोगों ने बरामद किया। क्राइम ब्रांच और साइबर सेल की टीम ने गोदाम में काम कर रहे कई कर्मचारियों को भी पकड़ा और जब उनसे कड़ाई से पूछताछ की तो उन्होंने कई और गोदामों का पता बता दिया जहां खाने पीने वाले एक्सपायरी फूड प्रोडक्ट के बॉक्स रखे थे। और कर्मचारियों की निशानदेही पर क्राइम ब्रांच ने जब अलग अलग जगहों पर छापेमारी की तो जांच टीम के होश उड़ गए। गोदाम में बड़ी मात्रा में खराब हो चुके हेल्थ ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, शहद और नामी कंपनियों की चाय पत्ती के पैकेट मिले।
जिनकी डेट मिटाकर और पैकेट में नई तारीख प्रिंट करके बाजार में बेचा जाना था। गोदाम के मालिक अश्विनी कोहली ने पूछताछ में खुलासा किया कि वो महाराष्ट्र और कोलकाता से एक्सपायर हो चुके सामान को औने पौने दाम पर थोक दुकानदारों से खरीदता था और फिर केमिकल से सामान के पैकेट पर लिखी असली तारीख को मिटाकर नई तारीख डाल देता था। किसी को पता न चले इसलिए आरोपी पैकेट के ऊपर नई चिट लगा देता था जिसमें एक्सपायरी डेट बढ़ाकर लिखी होती थी। पूछताछ करने से पता चला कि तकरीबन 4-5 साल से ये जो है इस तरह का काम कर रहा था। इसको एक और शख्स पहले मिला था 2021 में, तब इसको ये आइडिया आया, जिसने इस तरह का रीप्रिंटिंग का जो अपना बिजनेस था वो शुरू किया। क्राइम ब्रांच और साइबर सेल ने इस पूरी कार्रवाई के दौरान करीब 40 लाख रुपए का माल जब्त किया है, क्योंकि कोई भी एक्सपायरी सामान कोई नई तारीख डालकर नहीं बेच सकता। इसलिए मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए गोदाम मालिक अश्विनी कोहली को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया। साइबर फ्रॉड पर रोक लगाने और नागरिकों को डिजिटल खतरों से बचाने के लिए सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। मोबाइल यूजर्स को साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए सरकार ने अब तक 1 करोड़ 70 लाख मोबाइल कनेक्शन बंद कर दिए हैं। साथ ही इन मोबाइल कनेक्शन से जुड़े 1,86,000 मोबाइल हैंडसेट्स को भी ब्लॉक कर दिया है। जांच में पाया गया कि इन सिम और मोबाइल हैंडसेट्स का दुरुपयोग साइबर अपराधों के लिए किया जा रहा था। सरकार ने फर्जी मोबाइल कनेक्शन की पहचान के लिए संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया है। स्पैम मैसेज, कॉल या फिशिंग पर रोक लगाने के लिए चक्षु प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। तो वहीं बैंकों, सोशल मीडिया के साइबर क्राइम के लिए अलग से प्लेटफॉर्म है। डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म से बैंकों, सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म से हो रहे साइबर क्राइम पर नजर रखी जा रही है। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर कोई भी व्यक्ति अपने साथ हुई साइबर ठगी की शिकायत कर सकता है। शिकायत दर्ज करवाने के लिए आपको sancharsaathi.gov.in वेबसाइट खोलनी होगी। इस वेबसाइट पर आपको सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज पर क्लिक करना होगा और अपनी शिकायत दर्ज करवानी होगी। आपको बताना होगा कि आपसे कैसे संपर्क किया गया, SMS के जरिए, कॉल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए। शिकायत के सबूत के तौर पर आपको अपने मोबाइल का स्क्रीनशॉट अटैच करना होगा। साथ ही धमकी देने या ठगने वाले व्यक्ति का मोबाइल नंबर दर्ज करवाना होगा। इसके बाद उस नंबर की मदद से पुलिस और दूसरी एजेंसियां ठगी में शामिल व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगी। तो पिछले एक हफ्ते के अंदर तेजी से गर्मी बढ़ती जा रही है, अपने रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। उत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में गर्मी का पारा इस समय 47 डिग्री के पार पहुंच गया है, जिनमें राजस्थान का पाली भी शामिल है, जहां तापमान 49 डिग्री दर्ज किया गया और इससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। यूपी के आगरा में भी तापमान 47 डिग्री के पार पहुंच गया। आसमान से बरसती इस आग से बचने के लिए अपने सर को ढककर जाते नजर आए। पसीने टपक रहे, हालत बहुत खराब है, मतलब खड़ा नहीं रहा जा रहा है यहाँ पे। गर्मी से बचना लोगों के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ये जानलेवा साबित हो सकती है। लिहाजा दोपहर के समय सूरज के संपर्क में आने से बचें। अगर निकलना जरूरी हो तो सर को ढककर निकलें। साथ ही हल्के सूती और ढीले ढाले कपड़े पहने। गर्मियों में नारियल पानी और नींबू पानी पीते रहें। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना सुनिश्चित करें। गर्मी और लू की चपेट में आने से बेहोशी आ सकती है। ऐसे में बेहोश व्यक्ति को पानी ना पिलाएं, उसे डॉक्टर के पास ले जाएं। बढ़ती गर्मी इतनी खतरनाक है कि इससे सभी जल स्रोत जैसे नदियां, जलाशय और भूजल सूख जाते हैं और लोगों को पानी की भारी कमी का सामना भी करना पड़ता है। बढ़ते तापमान के साथ ही कई राज्यों में लू भी चलने लगी है, जिसे लेकर मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए मध्य प्रदेश, बिहार और यूपी के कुछ शहरों में हीट वेव की आशंका जताई है। साथ ही 21 मई तक दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब और बिहार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देश के कई राज्य गर्मी से बेहाल हैं, जिनमें राजस्थान के कई इलाकों में तापमान 49 डिग्री पहुँच गया। नजफगढ़ समेत दिल्ली के कई इलाकों में तापमान 48 डिग्री पर आ गया। आगरा समेत यूपी के कई हिस्सों में 48 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। पंजाब में कई इलाकों में तापमान 47 डिग्री के पार हो गया, जबकि गुजरात और बिहार के कई हिस्सों में तापमान 45 डिग्री पहुंच गया। इस बढ़ती गर्मी से सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवर भी परेशान हैं। लिहाजा उन्हें भी गर्मी से बचाने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। गुजरात के अहमदाबाद में जू के जानवरों के लिए कूलर लगाए गए हैं। उन्हें पानी से लगातार नहलाया जा रहा है। जानवरों के लिए बनाए गए जलाशयों को लबालब भर दिया गया है, जिससे वो गर्मी से राहत पा सकें।
आगे बढ़ते हैं, खबर हरियाणा से। हरियाणा के नूंह में एक टूरिस्ट बस में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बस में सवार सभी यात्री वृंदावन से लौट रहे थे और जैसे ही श्रद्धालुओं से भरी बस मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर पहुंची, बस में आग लग गई। देखते ही देखते आग इतनी तेजी से फैली कि पूरी बस में आग की तेज लपटें उठने लगी। इस हादसे में बस में सवार 9 लोग जिंदा जल गए, जबकि 24 से ज्यादा लोग आग में बुरी तरह झुलस गए। हमें कुछ भी नहीं पता लगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एकदम से अचानक से आग, क्या कहते, धुआं होने लगा था। सब कहने लगे आग लगी, चिल्लाने लगे और खिड़की खोल के बाहर दरवाजे की तरफ जाने लगे तो दरवाजा बाहर से बंद हो गया था। हम आगे बैठे हुए थे, 2-3 सीट छोड़ के हमने जंप किया आग के बीच में से ही, लेकिन बचाव हो गया। इसी बीच स्थानीय लोग मदद को पहुंचे और जलती बस में से घायलों को निकालकर तुरंत अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि बस में करीब 60 यात्री सवार थे और तमाम लोगों ने खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही गुड़गांव से कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर अस्पताल में भर्ती घायलों से मिलने पहुंचे और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाले रोशन सिंह सोढ़ी यानी गुरचरण सिंह 25 दिन बाद घर लौट आए हैं। गुरचरण सिंह 22 अप्रैल को दिल्ली स्थित अपने घर से अचानक ही गायब हो गए थे, लेकिन अब वो अपने घर लौट आए हैं। दिल्ली पुलिस ने उनकी एक ताज़ा तस्वीर शेयर करते हुए उनकी सकुशल वापसी की जानकारी दी है। घर लौटने के बाद एक्टर गुरचरण सिंह ने बताया कि वो धार्मिक यात्रा पर निकले थे। बीते 25 दिनों में उन्होंने कई धर्म स्थलों की यात्रा की और गुरुद्वारों में रुके। बाद में घर की याद आई तो वो लौट आए। आज सुबह ये वापस लौट गए हैं और इसमें इन्होंने जो बताया कि इन्होंने काफ़ी गुरुद्वारा में समय बिताया और ये स्पिरिचुअल उसमें अपनी लाइन में रह रहे थे और उसमें अभी इसमें और फर्दर तफ्तीश कर रहे हैं। इनका कोर्ट के थ्रू स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं और किन कारणों से ये अपने घर से दूर चले गए और फिर वापस आ गए, इसमें हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। गुरचरण सिंह 22 अप्रैल को दिल्ली स्थित अपने घर से अचानक ही गायब हो गए थे। इसके बाद दिल्ली के अलग अलग इलाकों से उनके कुछ सीसीटीवी वीडियो भी सामने आए थे। उनके घर वालों ने पुलिस में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। लापता रहने के दौरान उन्होंने कई बार एटीएम से पैसे भी निकाले, लेकिन तमाम खोजबीन के बाद भी पुलिस उनका सुराग नहीं लगा पाई थी। गुरचरण सिंह की घर वापसी के बाद उनके परिवार वाले बेहद खुश हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि हाथ मुंह पोंछने वाले एक नैपकिन की कीमत क्या होगी, तो आप कहेंगे 1 या 2 रुपए या फिर उससे भी कम। लेकिन अगर हम आपको ये बताएं कि एक नैपकिन की कीमत 8 करोड़ रुपए है, तो आपको यकीन नहीं होगा। लेकिन ये सच है, क्योंकि ये नैपकिन बेहद खास है, क्योंकि उस नैपकिन ने फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी को उनका पहला इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया था। और मेसी का 24 साल पुराना वो नैपकिन शुक्रवार को 8 करोड़ रुपए में नीलाम हुआ है। ये नैपकिन इसलिए खास है क्योंकि 24 साल पहले 14 दिसंबर 2000 को उसी नैपकिन के जरिए स्पेन के फुटबॉल क्लब बार्सिलोना से वे जुड़े थे। हुआ यूं कि लगभग 24 साल पहले मेसी के पिता जॉर्ज मेसी और उनके एजेंट हेरोसिया गैगियोली स्पेन पहुंचे थे। कई दौर की बातचीत के बाद भी बार्सिलोना के अधिकारी मेसी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहे थे, जिसके बाद मेसी के पिता और बार्सिलोना के तत्कालीन स्पोर्ट्स डायरेक्टर कार्ल्स रेक्सच की मुलाकात एक क्लब में हुई, जिसके बाद कार्ल्स ने 13 साल के मेसी को बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के लिए साइन करने का वादा किया। उस वक्त उनके पास कोई पेपर नहीं था, तो उन्होंने एक नैपकिन पर लिखकर मेसी के पिता को पहला कॉन्ट्रैक्ट दिया। 24 साल बाद उस नैपकिन की नीलामी की गई, जिसके लिए एक खरीदार ने 7,62,400 पाउंड यानी 8 करोड़ रुपए से ज्यादा की बोली लगाई। नैपकिन वाले कॉन्ट्रैक्ट के कुछ दिन बाद बार्सिलोना और मेसी के बीच लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, जिसके बाद मेसी 2021 तक बार्सिलोना के लिए खेले और इस दौरान उन्होंने क्लब के 474 गोल किए। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आदमखोर बाघ की दस्तक से कई गांवों में हड़कंप मच गया। बाघ के हमले में एक ग्रामीण की मौत के बाद लोगों में दहशत फैल गई। बाघ के रायसेन के जंगलों के निकलकर रिहायशी इलाकों में टहलने का वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक बाघ सड़क पार करके दीवार से कूदकर रिहायशी इलाके में घुसता दिखाई दिया। रिहायशी इलाकों में दहशत फैलाने के बाद बाघ लोगों के खेतों में घुस गया। खेतों में काम कर रहे किसानों ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। आलम यह है कि बाघ के डर से किसान अपने खेतों में जाने से भी डर रहे हैं। बाघ के आतंक से भोपाल और रायसेन के 100 से ज्यादा गांवों में दहशत फैली है।
वहीं वन विभाग की टीम बाघ को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चला रही है और 8 जवानों की 5 टीमें जंगल के आसपास बाघ की तलाश कर रही हैं। बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग ने जंगल में करीब 50 ट्रैप कैमरे भी लगाए हैं। वन विभाग ने लोगों की सुरक्षा को देखते हुए रात में घरों में ही रहने और खेतों पर न जाने की चेतावनी दी है। अब बात तमिलनाडु की। तमिलनाडु के कई इलाकों में भारी बारिश के अलर्ट के बीच तेनकासी में झरने में अचानक बाढ़ आ गई और वाटरफॉल देखने आए पर्यटकों में हड़कंप मच गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में पुराने कोटालम वाटरफॉल में अचानक आई बाढ़ के बाद लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और मदद के लिए चिल्लाते दिखाई दिए और बाढ़ के पानी ने पूरे इलाके में तबाही मचा दी और वाटरफॉल से पार्किंग तक जाने वाली ऊंची ऊंची सीढ़ियां सब डूब गई। जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। बाढ़ से मचे हाहाकार के बाद वाटरफॉल के पास तैनात पुलिसकर्मी और दुकानदार पर्यटकों की मदद के लिए दौड़े, लेकिन उससे पहले ही कई पर्यटक सैलाब की चपेट में आ गए और पानी के तेज बहाव में बहने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक अश्विन 11वीं कक्षा का छात्र था और पलायम कोट्टई की एनजीओ कॉलोनी का रहने वाला था। किर्गिस्तान हिंसा के कुछ और वीडियो भी सामने आए, जिसमें तमाम विदेशी छात्र, जिनमें ज्यादातर पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत के हैं, डरे हुए दिखाई दे रहे हैं। कई छात्र बुरी तरह से घायल अवस्था में भी हैं। हिंसा के बाद लोग सड़क पर निकल आए। हॉस्टल के अंदर पुलिस ने भी पहुंचकर जांच पड़ताल की। Zee News।